कुछ खामियां होती हैं जो प्रथम दृष्टया चाहे वो पुलिसिंग की तरफ से कहें या किसी भी केस की जांच की तरफ से, उसका भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने बदलापुर का एग्जाम्पल दिया और उससे आप फिर इसमें आप सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था, जिसे कोई भूला नहीं है, जो उनका निधन हुआ था, मौत हुई थी, जिसको मर्डर से भी जोड़ा गया, जिसको जादू टोने से भी जोड़ा गया, जिसको बहुत सारे एंगल उसके अंदर दिए गए। कोलकाता रेप केस को आप सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 क्यों कह रहे हैं? ये मेरा सर पहला सवाल है। मैं दोनों बड़ी अलग चीज़ें हैं। ठीक है। कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत मर्डर है या सुसाइड, दो ही चीज़ें आई थी सवाल। उनमें से क्या आज 4 साल हो गए, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन मैंने क्यों कहा पार्ट 2, उसकी वजह है। जब मुंबई पुलिस ने शुरुआत में जांच की, उसके बाद 40 दिन बीत गए थे, लगभग 38 दिन। पटना में एक FIR दर्ज होता है, सुशांत के पिता दाखिल करते हैं। उसमें भी ये कहते हैं कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज होता है, मर्डर का वो भी नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद जांच होती, रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाता है ड्रग्स के मामले में। उसके बाद मुंबई में फिर नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रग्स, जादू टोना भी आया था, मुझे याद है। सारी चीज़ें होती गई। और जब CBI मुंबई पहुंची तो परेड शुरू हो गया था। NCB जब पहुंची, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो परेड शुरू हो गया। बड़े बड़े फिल्म स्टार, नकुलप्रीत सिंह से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर सोहा अली खान, पता नहीं कौन कौन, ठीक है। और वो चलता रहा ये सब कुछ। केस पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। CBI उसके बाद लौट आती है। आज 4 साल हो गए। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत हुई थी। 4 साल हो गए। अगस्त सितंबर में CBI ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। 4 साल से सुशांत सिंह मौत का सच, उसकी फाइल कहाँ है? उसी CBI के पास। CBI हेडक्वार्टर में पता नहीं कहीं धूल खारी होगी। तो क्या जब टैक्स पेयर के पैसे से ये सारी जांच होती है तो लोगों को जानने का हक नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है? आज भी कोई नहीं जानता। अब तो फैमिली वाले भी खामोश हो गए। हाँ, मैं रोक रहा हूँ। तब जबकि CBI के पास कोई जांच जाती है तो आदमी सुकून हो जाता है कि अब हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन मैंने CBI की जांच की वजह से भी पार्ट 2 नहीं कहा। पार्ट 2 कहने का मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि जिस दिन ये 9 अगस्त, बल्कि 9 अगस्त की शाम को कोलकाता जूनियर डॉक्टर की मौत की खबर उससे RJ कार अस्पताल के बाउंड्री के बाहर आई, मीडिया तक आई थी। उसके बाद फिर जो तमाशा शुरू हुआ, जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहा हूँ, एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन और जो क्राइम होती है ना, वो बड़ी दूसरी चीज़ होती है। अब उसके बाद जो अलग अलग थ्योरी, सोशल मीडिया, कहानियाँ, वो जब आती हैं, तो मैंने इसीलिए पार्ट 2 कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में यही हुआ। केस पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, नेपोटिज्म से लेके, ड्रग्स से लेके, जादू टोना और पता नहीं क्या क्या। अब यहाँ पे आप देखिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस केस के साथ थ्योरी नहीं तोड़, मतलब इसके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी अकेला नहीं है। आप इस देश के जितने बड़े केस उठा लीजिए, कुछ एग्जाम्पल उंगलियों पे हैं। आप निठारी उठा लीजिए। जब निठारी उठा, CBI ने जांच की, तब भी ये थ्योरी हुई ह्यूमन ऑर्गन, मानव अंगों की वो तस्करी होती है, यहाँ से किडनी निकाल कर फिर चंडीगढ़ के लैब में जाता है। क्या क्या हुआ निठारी केस के बाद में, क्या हुआ अंजाम पता है आपको। आरुषि केस ले लीजिए, हाँ, उसमें तो पता नहीं हुआ कि वाइफ स्वीपिंग होती है या फिर और क्या क्या सारी चीज़ें लगी। क्या हुआ आरुषि केस का किसी को नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें, जब ऐसा कोई एक केस होता है जिसमें मीडिया ट्रायल शुरू होता है ना, तो अब जितनी भी थ्योरी है, जिसको जो मन कर रहा है वो थ्योरी को उछाल देता है। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है सर? सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? कोई बताए ना कहाँ से आती है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो हर मीडिया की है ना, कि जो कुछ भी कह रहा। अब जैसे एक MP ने कहा कि CBI को जांच करनी चाहिए कि इसमें ह्यूमन ऑर्गन की भी तस्करी हो रही है, कि RJ कार अस्पताल गया। किसी ने पलट के पूछा कि ये बताइए कौन से ऑर्गन, आपके पास क्या सबूत है, आज आप क्यों बोल रही हैं? इससे पहले आपने कभी क्यों नहीं खुलासा किया? आज जब जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर इतना हंगामा हो रहा, तब आप ये सारी बातें करें। इससे पहले अगर आपको मालूम था तो आप चुप क्यों थी? पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता था इस हॉस्पिटल में, भाई इससे पहले कभी क्यों नहीं ये आवाज़ उठाई गई? उसके बाद आया कि ड्रग्स रैकेट चलता था। तो वही चीज़ें हैं कि जो जब ऐसे चीज़ें मीडिया में आती हैं, हाईलाइट होती हैं, और यही खबर लगातार चल रही है 10 दिन से, तो फिर जितनी मुंह उतनी बातें, और उसके बाद केस कहीं से कहीं का चला जाता है। आज कोलकाता पुलिस ने कहा था संडे तक हम इसको, मतलब कि CM ने भी उनके कहा था वहाँ के। अब CBI को भी 13 अगस्त को ये केस लिया था, 8 दिन तो हो गए। जो कोलकाता पुलिस ने एक गिरफ्तारी की थी, एक ही गिरफ्तारी हुई आज भी। आप ये देख लीजिए, 9 अगस्त से लेके आज 21 अगस्त है, और वो है संजय राय जो मेन आरोपी है। उसके अलावा दूसरी गिरफ्तारी कोई हुई। लेकिन इसी में सर गैंगरेप की भी बात कही गई है ना,
कि उसमें जो 151 मिलीमीटर जो सीमन की बात सामने आई, उसमें अब कहानी इतनी कंफ्यूज, वही जो जितने मुंह उतनी बातें, कहानी इतनी कंफ्यूज कि समझ नहीं आ रहा कि रेप है कि गैंग रेप है। अब इसका भी देखिए, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया शुरुआत, जो आरजेकर हॉस्पिटल में हुआ है, वीडियोग्राफी हुई इसकी, पोस्टमार्टम करने वाले किसी डॉक्टर ने कभी कहीं आकर इस रिकॉर्ड पे ये कहा कि ये रेप या गैंग रेप? नहीं, ऐसा तो रिकॉर्ड खामोश है। ठीक है, वो कह भी नहीं सकते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, आप कुछ देखकर बता सकते हैं, लेकिन रेप और गैंग रेप का जो असली नतीजा आता है ना, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट से आता है। वो तो अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो सकता है आ भी गई हो, सीबीआई के पास हो, लेकिन अभी इसको खुलासा पब्लिक नहीं किया डोमेन गया में है। नहीं है, मतलब जानकारी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनमें से ऑफिशियल किसी ने ये नहीं कहा कि ये रेप है या गैंग रेप है, एक से ज़्यादा लोग हैं या एक है। ये थ्योरी कहाँ से आई? एक डॉक्टर साहब हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और वो आकर एक बाइट देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और देखी है। उन्होंने विक्टिम फैमिली की तरफ से देखी। उन्होंने कहा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उस विक्टिम के 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिला है, जिसमें म्यूकस भी हो सकता है, जिसमें 2-3 और चीज़ें हो सकती हैं, और उसी में सीमेन भी हो सकता है। अब यहाँ तक उनकी लाइन है, बट उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उसमें 151 मिलीग्राम में म्यूकस और 2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा मात्रा में हो। अगली लाइन वो कहते हैं कि एक एवरेज जो हम इंडियन है, उनके सीमन की मात्रा 5 मिलीग्राम होती है। तो यहीं पे कोई भी अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाए, 151 को मैं कहता हूँ कि चलो हटाओ, 100 मिलीग्राम वाटर और बाकी चीज़ें हैं, म्यूकस वीकस, 51 ग्राम है। 51 ग्राम का मतलब है कि खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 5 मिलीग्राम एवरेज एक आदमी का होता है सीमन। चलिए उसने 2 से 3 बार अटेम्प्ट किया, तो भी क्या इसके बावजूद फिर अगर 5 के हिसाब से ग्राम के लेकर चले मिलीग्राम, तो 10 लोगों ने गैंग रेप किया। और अगर मैं 51 को हटा देता हूँ और 100 मिलीग्राम को लेकर चलता हूँ कि ये सीमन है, तो फिर क्या 20 लोगों ने गैंग रेप किया? ये गलती जो जांच कर रहे हैं, चाहे वो शुरुआती कोलकाता पुलिस हो या सीबीआई की नहीं है, रिकॉर्ड पर किसी ने नहीं कहा। एक डॉक्टर आता है, एक डॉक्टर आकर तमाम चैनल को, मीडिया को ये बात कहता है और निकल लेता है, उससे क्रॉस चेक कोई नहीं करता है कि आप ये बताओ कि 151 मिलीग्राम ये टोटल सीमेन है या इसमें से कितना लिक्विड है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, म्यूकस भी होता है, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें, फिर पानी वानी सूखने भी लगती है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कितना है आप हवा में नहीं बोल सकते ना। वो तो आपको फॉरेंसिक जब रिपोर्ट आएगी, और असल बात उसी की नहीं हो रही। तो ये बयान क्यों आते हैं फिर? ये इसलिए किसी कि नतीजे पर तो चीज केस को नहीं पहुंचाते ना, मदद तो नहीं कर रहे, तो और ज्यादा उलझा रहे हैं इसके। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब ऐसी कोई स्टोरी आती है जो अचानक एकदम मीडिया में चल रहा है 24 घंटे, तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मौका मिलता है क्या इसमें मैं भी कुछ करूं, तो वो एक शोषा छोड़ दो। पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल है। अच्छा, तो हर कोई ये करने लगता है। आप देखेंगे इसी वक्त सारे लोग अलग अलग, जिनका इस केस से दूर दूर तक लेना देना नहीं, जिनका मतलब उस प्रोफेशन से भी लेना देना नहीं है, वो भी बयान देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गलती उनकी भी नहीं है, गलती है मीडिया की कि उससे क्या चलाना चाहिए। पहले तो उसको उसके ऊपर जो कह रहा है वो कितना जेन्युइन है, नहीं है, या मौके का फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ वो फुटेज खा रहा है, ये देखना चाहिए। ये नहीं कि उसको बढ़ावा। इससे होता क्या है, जो आम लोग हैं ना वो एक धारणा बना लेते हैं। अब आप किसी भी आम लोगों से पूछिए, वो यही कहेंगे, सवाल ही नहीं है कि ये रेप है, ये गैंग रेप है, अभी से वो मानकर चल चुके हैं। और अगर ये रिपोर्ट आ जाती है सीबीआई की तरफ से कि रेप है, तो कहेंगे कि सीबीआई ने भी गलत जांच की है। इसका नुकसान ये होता है कि जो इस तरह की खबरें चलती हैं, जो अलग अलग थ्योरी को प्लान किया जाता है, उससे लोग एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं यही सच। सेम सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन श्याम सर, मीडिया ट्रायल से तो कोई जांच प्रभावित नहीं हो सकती ना, या कोई न्यायालय पर कोई केस चल रहा है वो तो मीडिया ट्रायल तो पहला लालच चलता है, तो किसी को भी हीरो और विलन बना देते हैं। कोई मीडिया ट्रायल से केस पर असर तो नहीं पड़ता। जब ये केस पहुंचता है अदालत में, जब पहुंचता है, जब ट्रायल होता है, उस फैसले पर कितने लोगों की नज़र होती है उस पर तो। आज अगर यही कोलकाता जूनियर डॉक्टर के मौत का मामला है, रेप का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट और अपने अंजाम तक पहुंचने में कम से कम 10-12 साल तो और भी लग जाता है, लग सकता है। बिल्कुल। तब किसका इंटरेस्ट होता है? नहीं, तब तक पुराने उठा लीजिए जितने भी केसेस हैं,
आरुषि और उठा इससे लीजिए। पहले कोई न्याय मिलता नहीं। आरुषि के दोनों माँ बाप को हाईकोर्ट ने छोड़ा, आज कहाँ है, कोई पूछता है? निठारी, वो भी मोनिंदर सिंह पंडेर या सुरेंद्र कोहली, सारे मामलों में लगभग फांसी वासी उनको हटा दिया गया, एक दो मामला बचता है, लेकिन क्या वो कोई पूछता है? आगे क्या होगा इससे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त क्या हो रहा है, सब उसमें कूदते हैं और प्लेटफॉर्म उनको देता है मीडिया। कहानी बहुत उलझी हुई आज नज़र आ रही है, क्योंकि जो आपका एनालिसिस है इस पूरे मामले को लेकर और डे वन से जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम उस रात पहुंचते हैं जिस रात को ये घटना घटी है। उस रात को कहाँ क्या हो रहा था, वो जो आरोपी पकड़ा गया है उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और उसके बाद जब ये घटना हुई फिर पुलिस ने पकड़ा, तो 5 दिन पुलिस ने क्या किया? मैं आपको शुरू से शुरू की कहानी सुनाता हूँ। जो अब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो शुरुआत कोलकाता पुलिस की, फिर सीबीआई की। 5 अगस्त ये वो तारीख थी जब खड़गपुर में एक कोलकाता पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन था, वो उनका फंक्शन था। तो ये चूंकि एक सिविक वॉलेंटियर है, कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ है, संजय रॉय जो आरोपी है, तो ये 5 अगस्त को कोलकाता से खड़गपुर गया, खड़गपुर के पास एक और जगह वहाँ पे गया, और 5 से लेके 8 अगस्त तक ये वहीं था। 8 अगस्त की मॉर्निंग को ये कोलकाता लौटता है। मॉर्निंग में आने के बाद इधर उधर रहता है, शाम तक ये घूमता फिरता है। फिर ये उस रात 2 बार आरजीकर हॉस्पिटल के चक्कर काटता है। इस दौरान में एक और सिविक वॉलेंटियर है जो कोलकाता पुलिस 4th बटालियन में काम करता है। ये दोनों रात को वहाँ से निकलते हैं, शराब पीते हैं, फिर सोनागाछी एक रेड लाइट एरिया है, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उस रेड लाइट एरिया में उसका दोस्त तो ऊपर जाता है, ये नीचे रहता है, संजय राय नहीं जाता अंदर। थोड़ी देर के बाद वो आता है, फिर ये एक और जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी एक रेड लाइट एरिया है, छोटा सा। दोबारा वहाँ जाते हैं, फिर उसका दोस्त ऊपर जाता है, ये संजय राय नहीं जाता। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये वापस जा रहे होते तो एक महिला मिलती है, ये उसको छेड़ता भी है, उससे कहता तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्चर दो तो मैं पैसे दूंगा। ये सब करने वरने के बाद ये दोनों फिर हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ पे इन दोनों ने ही एक एक पेशेंट को एडमिट करा रखा था। एक की नेक्स्ट डे सर्जरी थी और एक की रात को एक्सरे वैक्सरे कराना था, और ये अक्सर करते थे क्योंकि संजय राय उसी आरजीकर हॉस्पिटल के चौकी में ही पोस्टेड था, एक सिविक वॉलेंटियर के तौर पर। कायदे से वो एक ब्रोकर था, दलाल, जैसे होता ना एम्स वेम्स में जगह नहीं मिल रही, बेड में करा दूंगा तुम्हारा, मैं करा दूंगा, तो ये वही काम करता था। उसके बाद रात को हॉस्पिटल के पीछे जाकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उबर बाइक से वो अपने उस साथी को बुक करा था, और वो भी एक बैरक में जाता, पुलिस के ही बैरक में जाकर सो जाता, अभी अकेला था। ये वहाँ से पीने के बाद रात करीब 3:40 के बाद की बात है, ये हॉस्पिटल में घुसता है। ये चूँकि हॉस्पिटल जाता रहता था इसलिए इसे मालूम था कि कहाँ क्या चीज़ है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो कंफर्म होनी बाकी है कि जब ये सेमिनार हॉल गया तो क्या वो वहाँ सोने गया, क्योंकि इसे मालूम था कि सेमिनार हॉल में जो स्टाफ है वहाँ के वो रेस्ट करते हैं। तो ये जब पहुँचा तो इस वक्त वो लेडी डॉक्टर सो रही थी। एक तो शराब पिए हुआ था, नशे में था, 2 रेड लाइट एरिया से उसके दोस्त के साथ होकर आया था, वो सारी दिमाग में चीज़ें चल रही थी, पोर्न फिल्में वो देखने का आदी था। अब रात का सन्नाटा, करीब 3:45-4 बजे का वक्त, और 3rd फ्लोर पे पूरा सन्नाटा, सेमिनार हॉल में कोई नहीं, और सेमिनार हॉल का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ, सामने एक लड़की सो रही है, उसके अंदर का हैवान जागा। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, अगले 40 मिनट तक वो वहाँ रहा, और 40 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल से निकलता है, और वहीं हॉस्पिटल से कुछ नज़दीक पर एक कोलकाता पुलिस का बैरक वहाँ जो पुलिस वाले ड्यूटी करके आके आराम करते हैं, चूँकि वो पुलिस वालों को जानता था, पुलिस वाले ही मानते थे हमारे लिए काम करता है, वो वहीं जाकर सो जाता है। अब जब सुबह 6 बजे पहली बार हॉस्पिटल के एक स्टाफ की नज़र पड़ती है सेमिनार हॉल में उस बॉडी पर जब पड़ती है तो पहले इधर उधर लोग देखते हैं, बाकी स्टाफ आते हैं। अब यहीं से कोलकाता पुलिस के ऊपर जो नाकामी का भी दाग लगा ना, कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। 6 बजे बॉडी मिली, कायदे से पुलिस चौकी बराबर में ही है, किसी को एक इन्फॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया। 6 से 7 बज गए। ये 6 से 7 के दौरान में उस हॉस्पिटल का क्या मेडिकल स्टाफ, क्या नॉन मेडिकल स्टाफ, क्या सिक्योरिटी गार्ड, क्या सफाई कर्मचारी, जितने जो भी मौका मिला सेमिनार हॉल में बात फैली, वो सब घुसते गए। और जो सबसे बेशकीमती सबूत इकट्ठा करने वाली जो जगह थी, उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया। 7 बजे सुबह आप प्रिंसिपल को कॉलेज के घोष बाबू को फ़ोन किया जाता है हॉस्पिटल से। उनका घर इस हॉस्पिटल से करीब आधे घंटे की दूरी पर था, एक बागान करके कोई एरिया, वहाँ रहते हैं। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा मैं आता हूँ, आधे घंटा लगता है, तैयार व्यार हो शायद। 8 बजे वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं।
8 बजे आने के बाद अब भी लाश वहीं पड़ी है। लाश वहाँ पड़े होने की भी एक वजह है कि भाई उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे कुछ, तो चूँकि मौत हॉस्पिटल में हुई, सारे डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसी वक्त देख लिया था नब्ज़ और धड़कन कि अब जिंदा नहीं है, तो फिर लाश को उठाने का मतलब नहीं था, फिर ये भी था कि सबूत बर्बाद ना हो। तो अब प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, उसके बाद अब प्रिंसिपल साहब 8 बजे पहुंचते हैं, 1 घंटा और बीत गया। 9 बजे पहली बार पुलिस को अब इन्फॉर्म किया जाता है, यानी डेड बॉडी मिलने के 3 घंटे के बाद पुलिस आती है, देखती है। पुलिस वाले करीब 11:30 बजे एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं अननेचुरल डेथ की। अच्छा, जबकि कायदे से उस वक्त एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और चूंकि ये हॉस्पिटल कैंपस के अंदर हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव एफआईआर करेगा। ये लॉ है, कानून है कि जिसके अंदर हुआ है उस बिल्डिंग का कोई भी एक जिम्मेदार अफसर जो जुड़ा हुआ वो कर सकता है। किसी ने किया नहीं। इधर पहली बार 10:53 पर सुबह हॉस्पिटल से पेरेंट्स को फ़ोन जाता है। जो डॉक्टर पहला फ़ोन करता है वो कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल आ जाइए, कहकर फ़ोन काट देता है। अब कोई भी माँ परेशान हुई है, बिल्कुल जाहिर सी माँ उसी नंबर पे वापस रीडायल करती है। कहती क्या हुआ मेरी बेटी को, तो वो कहता है कि आप बस जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। फिर ये तीसरी बार डायल करती है तो कहता आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब माँ बाप परेशान। 10:53 से 10:57 के बीच में सारी बातचीत हुई। 11 बजे माँ बाप वहाँ से भागते हैं। वो जहाँ रहते थे वो हॉस्पिटल से घर की दूरी है करीब 1 घंटे की। अच्छा, ये लोग 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। 12 से 3 तक वो गिड़गिड़ाते रहते हैं कि मेरी बेटी की शक्ल मुझे देखने दो, दिखाओ। कोई नहीं दिखाता। प्रिंसिपल भी वहीं है, वाइस प्रिंसिपल भी, कोई नहीं। 3 बजे जब माँ बिल्कुल अब पागल हो चुकी है तो उन्हें लगता है कि तमाशा हो जाएगा। कहते हैं बॉडी देखो। अब वो जब माँ देखती है, माँ का स्टेटमेंट है कि नीचे के कपड़े नहीं थे, पूरे जिस्म पर सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा था, चेहरे से लेकर पैर तक जख्म थे। बॉडी देखती ही माँ वहीं पर कहती है, अभी तक माँ को ये नहीं कहा गया कि ये रेप है, मर्डर है कुछ। कहती है आपने कहा सुसाइड, ये तो सुसाइड है ही नहीं, ये तो मर्डर है। इसके बाद अब पोस्टमार्टम शुरू होता है। करीब 4 और 6 के दरमियान पोस्टमार्टम ख़त्म हो जाता है। पोस्टमार्टम ख़त्म होने के बाद 8:30 बजे अस्पताल फैमिली को बॉडी सौंप देती है। इसके बाद वो बॉडी लेकर चले जाते हैं। शायद उतनी देर में अंतिम संस्कार भी हो गया। 11:45 पर अब पहली बार एक एफआईआर दर्ज होती है। इतनी लेट? मतलब सुबह 6 बजे बॉडी देखी गई और रात 11:45। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 6 12 घंटे और 11 लगभग 17-18 घंटे। इसके लिए तो सीधे सीधे प्रिंसिपल जिम्मेदार है ना भाई, हेड अथॉरिटी पूरा तो सिस्टम हॉस्पिटल का ही सारे जिम्मेदार हैं। मतलब पता नहीं इस दुनिया में कहीं ऐसा को कभी हुआ ही नहीं होगा। ये मैंने अपने करियर में तो नहीं देखा है कि एक मर्डर हो गया। चलिए रेप को अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, रिपोर्ट नहीं आई है, पर मर्डर तो कोई भी एक आम आदमी भी नंगी आंखों से उस बॉडी को देखेगा, बता देगा कि ये मर्डर है। ठीक है, तो इसके बाद तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ इस बात की हैरानगी है कि पोस्टमार्टम हो जाता है, बॉडी हैंड ओवर कर दी जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है, तब 11:45 पे फादर एफआईआर कराते हैं, क्योंकि पुलिस को एफआईआर तो करवाना था, तब एफआईआर होती है। ये शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये इसमें लापरवाही तो वो तो साफ साफ नज़र आ रही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन तब भी ये केस पुलिस के पास भी 4-5 दिन रहा है। वो क्या कर रहे थे 4-5 दिन तक? 9 से लेकर 13 तक ये पुलिस के पास केस था। 13 अगस्त तक। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र किया था। मौके से असल में क्या हुआ ना, केस बड़ा अगर सही ढंग से करते तो इतना ये सारी चीज़ें होती नहीं। जो 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल है उसके अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन सेमिनार हॉल के जाने के रास्ते पर कुछ कैमरे लगे हुए हैं जो पता चल जाता है कि ये सेमिनार हॉल की तरफ गया है। हालांकि कुछ और भी कैमरे हैं तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि उस रात के जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें ज़्यादातर सब मेडिकल स्टाफ थे या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ थे, पर हॉस्पिटल के थे। एक ही बाहरी शख्स था और वो था संजय रॉय। पुलिस को मौके से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और डायरी मिली थी जूनियर डॉक्टर की, और साथ में एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला था। तो उसने जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरे से गुजरे उन सबके फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की थी ब्लूटूथ, किसी से हुआ नहीं। तभी वो कैमरे में संजय राय दिख गया। हॉस्पिटल के स्टाफ जानते थे, बता दिया, क्योंकि वो वहीं काम करता था सब कुछ।
तो फिर पुलिस को ही पता चल गया। पुलिस को पता था ये बैरक में सोती है, पुलिस बैरक में गई, पुलिस ने उसको उठाया। पुलिस के हिसाब से रात को उसने आकर अपने कपड़े धोए थे, लेकिन उसके जूते पे कुछ ब्लड के निशान थे। फिर पुलिस उसको लेकर आती है, उसका फ़ोन उठाती है और उस ब्लूटूथ नेक बैंड से जो लाश के साथ मिली थी कनेक्ट करती है, फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है। तो ये तार जुड़ गया कि ये स्पॉट पे था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी मौजूदगी थी, तो पुलिस को लगा कि केस सुलझ गया है। अब पुलिस ने इसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया, पूछताछ करने लगी। लेकिन इधर 9 अगस्त की रात के बाद 10 अगस्त से जब लेडी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के ज़ख्मों की कहानी जैसे ही बाहर आई और मीडिया में आई, तो फिर लोगों को गुस्सा चढ़ा और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो अब एक दबाव भी आना शुरू हो गया कि कोलकाता पुलिस ने ढिलाई बरती। उसके बाद ये चलता रहा। वो तो सियासत तो देखिए अपनी सियासत। जगह। तो फिर इसीलिए हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम संडे तक क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे हर एक का है, देखिए अजीब चीज़ है। वेस्ट बंगाल में गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस में खुद गवर्नर साहब पे छेड़खानी का इल्ज़ाम लग गया। जो पश्चिम बंगाल की सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो कहती हैं कि हम 1 हफ्ते में उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जबकि वो बेहतर जानती हैं कि 1 हफ्ते में पॉसिबल ही बिल्कुल बिल्कुल सही बात 1 हफ्ते में तो आप चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। सही बात है। तो ये भी हो गया। जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं गोयल साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इससे पहले उन्होंने एक 2013 का केस हुआ था कामदुनी, ये सेम केस था गैंग रेप। उस केस की उन्होंने ऐसी हवा निकाली कि 9 में से 7 बरी हो गए। ठीक है, प्रिंसिपल साहब 3 घंटे तक खबर ही नहीं करते हैं किसी को, और इनके ऊपर खुद करप्शन का इल्ज़ाम है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जब प्रिंसिपल की मतलब बहाली के लिए इंटरव्यू हो रहा था तब इनका नंबर 16वां था और रातों रात ही फिर प्रिंसिपल बन गए और करप्शन के शुरू से इल्ज़ाम लगे, आज तक इन पे कुछ हुआ नहीं। तो ऊपर से नीचे तक इतने सारे अब तो इसमें और भी इसमें आरोप लग रहे हैं, अंगों की तस्करी की और ये तमाम चीज़ें लग रही है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो वैसे ही बहुत सारी कहानियाँ इसमें चल रही हैं। सवाल ये है कि पुलिस ने जो भी इस पर रवैया अपनाया, लेकिन उसके बाद जब सीबीआई को केस जाता है तो एक आम जनमानस में एक ऐसी भावना है कि साहब इस कहते हैं ना कि डिमांड भी करते हैं सीबीआई को सौंप दो, सीबीआई को सौंप दो, फला के सीबीआई को सौंप दो। ये भरोसा है कि अब जो होगा इसमें सब चंगा होगा, अब इसमें हमें न्याय मिल जाएगा। सीबीआई की जांच किधर जा रही है सर? इतने दिन तो सीबीआई को भी हो गए, उस पर भी एक ये है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं। सीबीआई जो जांच कर रही है, जाहिर सी बात है ये पब्लिक डोमेन में है नहीं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और ये बड़ा बेसिक होता है। जो मीडिया में रिपोर्ट आती है वो सब सोर्सेज से आती है और ज़रूरी नहीं कि सब सही हो। तो आज 8वां दिन है सीबीआई को। 13 को हाई कोर्ट ने कहा था, 14 को उन्होंने ये केस टेक ओवर किया था और 14 से ही वो कस्टडी में इनके पास संजय राय। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें पिछले 8 दिनों का तो आपको केस को आसानी से समझ सकते हैं। 8 दिनों में ये हुआ है कि जो कोलकाता पुलिस ने जिस संजय राय को गिरफ्तार किया था, उसके बाद सीबीआई पिछले 8 दिनों में एक इकलौती अगर कोई कस्टडी में है तो वही संजय राय है जो कोलकाता पुलिस ने पकड़ के लिया। डन। दूसरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रिंसिपल के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगे हैं और ये सारी चीज़ें एफआईआर दर्ज होने से लेकर सारी बातें। तो जो सबसे लंबी पूछताछ हो रही है वो उसी प्रिंसिपल से हो रही है पिछले 4-5 दिनों से लगातार, और यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। आज 10 घंटे, आज 12 घंटे, आज 17 घंटे पूछताछ हो रही है। हालांकि इतने घंटे पूछताछ होती नहीं है, बस एक बार वो अंदर जाता है और जब तो क्या पूछते हैं, एक बार जैसे आप सीबीआई के बिल्डिंग में गए और बाहर निकले तो हर रिपोर्टर वो टाइम नोट कर लेता है। 10 बजे गए, 6 बजे बाहर आए तो इसका मतलब 8 घंटे पूछताछ हुई। होती है आधा 1 घंटा। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, बैठा के रखते हैं। वो वही दिमाग को थकाते हैं, मेंटली टॉर्चर वही हो जाता है। तो उनके भी ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हुई है इस केस में। कोई दूसरी अभी तक ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो उस रात जो कुलीग थे 4 लोग डॉक्टर के, उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एक शक के घेरे में अगर कहें संजय राय के अलावा कम से कम अभी तक तो कोई सामने है नहीं। प्रिंसिपल से अगर लगातार 4-5 दिन से पूछताछ हो रही है तो शायद हो सकता है कि जो पूरे हॉस्पिटल और ये जो एविडेंस है, सेमिनार हॉल से लेकर एफआईआर में देरी से लेकर पोस्टमार्टम पहले कराना और फिर हैंडओवर बॉडी को इतनी जल्दी करना, फिर बॉडी का भी अंतिम संस्कार जल्दी करवा देना, और फिर रात को आखिर में जब सब काम हो गया तब 11:15 बजे एफआईआर दर्ज कराना। तो इन सब चीज़ों के पीछे, और 7 बजे प्रिंसिपल को ये खबर दी गई, 7 से 9 प्रिंसिपल साहब ने किस किस से बात की, क्या बात की, तो इन सारी चीज़ों की बातचीत अब पूछताछ हो रही। तो बहुत मुमकिन है अब सीबीआई को भी दिखाना है ना कि भाई वहाँ पहुँच के 8 दिन से क्या कर रहे हो तुम। अब मान लीजिए कि अगर सीबीआई यही रिपोर्ट दे देती कि नहीं ये नशे में था, जो कोलकाता पुलिस की कहानी है, संजय राय
और उसके बाद वो गया 2 रेड लाइट एरिया से होते हुए, उसके दिमाग में वही था, पोर्न फिल्म देख रहा था और सेमिनार हॉल में एक अकेली लड़की देखी, उसकी नीयत बिगड़ी और उसके बाद उसने ये रेप कर दिया। तो अगर ये हो गया तो फिर लोग कहेंगे कि यार तो कोलकाता पुलिस नहीं कर दिया था। तो ये हो सकता है कि जो प्रिंसिपल हैं, लगातार जो पूछताछ हो रही है, उनको उनके ऊपर एक केस दर्ज किया जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या सबूतों को मिटाने की कोशिश करना, और इस मामले में अरेस्टिंग भी हो सकती है। लेकिन क्राइम में जो मेन हुआ है रेप और मर्डर, उसमें प्रिंसिपल की अरेस्टिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसमें पॉइंट हैं क्या जो चूंकि एक पत्रकार भी अपनी नज़र से आप तो चूंकि क्राइम को लंबे समय से आप क्राइम जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकार भी अपनी नज़र से किसी केस को देखता है, वो भी जब उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है उसको एनालिसिस करता है। आपको लग रहा है इसमें भी कुछ एक चीज़ें हैं जिनको भी जिन पर पर्दादारी है, जिनसे पर्दा उठना चाहिए, या वो भी जांच के दायरे में आनी चाहिए कम से कम? देखिए, यहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जो शायद कर रही है। एक वेस्ट बंगाल कर रही है करप्शन, जो जितनी सारी बातें हैं हॉस्पिटल की वो अलग है, लेकिन मगर इस वक्त हम लोग मेन जो बात कर रहे हैं वो है जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की। हाँ, अगर इसको देखें 9 अगस्त के बाद से अब तक पूरी जो कहानी है और जिस तरीके की अभी तक की जांच चल रही है और जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है, तो जो थ्योरी को आप बाहर से हटा दें, जो कहीं ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है, ये अलग अलग मुंह से आ रहा है कि 2001 में एक हुआ था, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था ऐसी कॉलेज के, तो उस वक्त ये था कि पोर्नोग्राफी रैकेट चला करता था। एक ट्राइपोड और एक रिफ्लेक्टर मिला था एक रूम नंबर 15 से एक हॉस्टल के, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। मानव अंगों की तस्करी होती है, कोई प्रूफ नहीं है। ड्रग्स का धंधा चलता है, कोई प्रूफ नहीं है। तो जितनी मुंह उतनी बातें। इस केस में अगर बातें करें तो पिछले 9 तारीख से लेकर आज 21 तारीख तक 12 दिन हो गए। पहले कोलकाता पुलिस, उसके बाद सीबीआई, कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं, कहीं कोई और ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरा अपना मानना है कि इसमें आखिर में सीबीआई भी उसी लाइन पर जाएगी जिस लाइन पर कोलकाता पुलिस गई है, कि संजय राय ही इकलौता आरोपी है और उसी ने ये रेप भी किया और मर्डर भी किया। और बाकी जो सबसे ज़रूरी और आसान चीज़ है वो है आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का। फॉरेंसिक रिपोर्ट आईने की तरह साफ कर देगा इस केस को। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अगर आ गया कि सिमन सिर्फ और सिर्फ संजय राय और उस विक्टिम का था, तो केस खुल गया, आईने की तरह साफ है। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गया कि जो सैंपल हैं, जो डीएनए सैंपल के हैं हम जिसको, वो इस संजय राय के अलावा और भी है, तो फिर ये मामला कहीं और चला जाएगा। फिर एक नई साजिश, एक नई कहानी सामने आ सकती है। लेकिन अगर ये क्लियर हो गया कि सिर्फ एक ही सैंपल पाया गया है, तब तो फिर केस आईने की तरह साफ है। जो कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वही सीबीआई की। एक आखिरी सवाल, जहां से शुरुआत की थी वहीं पर ख़त्म करते हुए, आप चूंकि सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 इस केस को जब कह रहे हैं, तो फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या कुछ नहीं निकलेगा? देखिए, ये ना एक बड़ा अजीब सा सवाल हो जाता है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ वो निकले जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा निकले। ये लोगों की एक वो हो गई है, और ये लोगों की सोच को बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे इस केस में आप सारी थ्योरी को हटा दीजिए, एक सिंपल रेप और मर्डर के हिसाब से या गैंग रेप के मर्डर के हिसाब से, दोनों चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ। अगर उसी हिसाब से हम बात करें, उसी हिसाब से सारी खबरें चलें, तो लोगों को केस को समझने और समझाने में आसानी होती है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, खुद मेरे घर में मेरे जितने दोस्त हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे तो ये भी चल रहा था रैकेट, यहाँ तो पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा है, यहाँ तो यार सुना किडनी निकाला जाता था, यहाँ पे बांग्लादेश भेजा जाता था। ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं, जबकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस तरह की बातें की। और मेरा ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही है कि जब सारी इतनी बड़े रैकेट और सारी चीज़ें चल रही है, इतने बड़े नामचीन हॉस्पिटल है ये जो प्रिंसिपल घोष हैं, ये इसी हॉस्पिटल से डॉक्टर बनकर निकले हैं, यहीं पढ़ाई की उन्होंने भी। तो भाई उस वक्त तक, इतने ज़माने तक आप लोग खामोश क्यों थे? कभी कंप्लेंट क्यों नहीं गई कि यहाँ ये रैकेट चल रहा है? तो लेकिन अगर अभी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो अगर चल रहा हो तो कंप्लेंट कर दे रहा है, दुरुस्त है तो ठीक, उसकी तो जांच हो ही रही है, दोनों तरफ से हो रही है। एक कोलकाता शायद ममता सरकार ने भी एक एसआईटी बनाई है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई जो है करप्शन वाला पहलू नहीं देखेगी, क्योंकि सीबीआई को भेजा गया है सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के केस को उसको जांच करने के लिए। तो वो दूसरा पहलू है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि देर आए हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। पर मेरा ये कि अगर
2001 की बात उठी थी, 23 साल से एक अस्पताल में इतने बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा हो और 23 साल के बाद हम कहें कि दे रहा है, दुरुस्त है, तो ये गले नहीं उतरता ना। इतने लोग गुजरे, इतने डॉक्टर वहां से बनकर निकले, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल। उस चीज कोई को तो होता, कभी तो कोई कहीं से पकड़ा था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक ही सरकार चली आ रही, भाई सरकार भी तो बदली हुई थी। हाँ, तो इससे बिल्कुल, पहले की सरकार करती और उस सरकार के संरक्षण में था, तो दूसरी सरकार जो हमारे यहाँ होता है ना, बदला लेने वाला, बिल्कुल, तो वो इनको ही खोलती। 15 साल होने वाले हैं। पर सरकारें बदली तो भी कुछ नहीं, प्रिंसिपल बदले तो भी कुछ नहीं, डॉक्टर बन बन के वहाँ से निकल गए तो भी कुछ नहीं। एंड जब ऐसा होता है, इसलिए मैं, जो आपका सवाल था ना कि क्यों पार्ट टू कहने का मेरा मकसद है कि जब ऐसा केस आता है जिसमें मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उसमें आप देखिएगा जितनी थ्योरी है, और इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो एग्जांपल दिया आपको कि आरुषि केस की थ्योरी हाँ, देख लीजिए, आप निठारी की जिसका थ्योरी भी देख मीडिया लीजिए, ट्रायल हुआ है आप उसमें सुबह ढेरों किस्से सुशांत की कहानियां थ्योरी हैं। देख लीजिए। एक बहुत पहले इतने एंगल एक हैं। जी जो था, उसके 2 प्रोड्यूसर थे जिनकी लाश एक गैराज में मिली थी कार के अंदर। उस वक्त थ्योरी चली थी कि कीटनाशक दवा है तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या मतलब होता क्या है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता ना, हर कोई एक अपने एंगल से एक स्टोरी करता है, क्योंकि दिन भर आपको स्टोरी भी तो देनी है, और उस चक्कर में स्टोरी कहीं से कहीं निकल जाती है, और फिर उसके बाद याद भी नहीं रहता जब केस होता है। और उसमें हमारी एजेंसियां भी मदद करती हैं कि भाई चलो अब हो गया, वो भुला देती ये हैं। नसीहत मीडिया के लिए भी है। हाँ बिल्कुल है कि उसके बाद वो भूल जाती हैं। आप ये देखिएगा, आपकी अब हो सकता है कल सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है, अगर वो पब्लिक हो गई तो ठीक, वरना वो सीलबंद लिफाफे में होगी और पता ही नहीं है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाते रहिए कि इस रिपोर्ट में क्या। आप देख लीजिएगा कल परसों से वो भी आ जाएगा कि सीबीआई ने इस रिपोर्ट में ये कहा, एक ने कहा कि नहीं ये कहा, एक कहेगा वो कहा। और तमाम यूट्यूबर हो गए, वो अलग अलग थ्योरी बताते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब सीबीआई किसी से पूछताछ करती है बड़े बड़े केसों में, तो आपने देखा होगा हर अखबार में, न्यूज़ चैनल पे एक बहुत वो चलता है कि सीबीआई ने उससे 30 सवालों की लिस्ट तैयार की है, 40 सवालों की लिस्ट तैयार की है, 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है, 20 सवालों की लिस्ट तैयार की है। ये बताइए, सीबीआई अपनी लिस्ट कभी मीडिया को देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सवालों की लिस्ट कहाँ से आती है? ये लिस्ट बनती है क्यों? अच्छा, बेसिक है, इसके लिए भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर ये मैं घोष की बात कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल है, इसको सीबीआई ने पकड़ा हुआ है, या आप हम भी जानते हैं कि सीबीआई उससे क्या सवाल करेगी, भाई तुम कहाँ थे उस रात? हाँ, यही सुबह तक कहाँ थे? पहली बार फ़ोन कब आया? तुमने लेट क्यों पुलिस को इन्फॉर्म किया? एफआईआर क्यों लेट रची? तुमने माँ बाप से ऐसा क्यों बोला? ठीक है, इस हॉस्पिटल में कब से हो? तुमने ये किया वो किया। इसके लिए आपको सीबीआई की उस लिस्ट को पाने की ज़रूरत नहीं है, या बैठ के लिख सकते हैं। खुद आप क्रिएट। आप कोई भी एक केस उठाइए, मैं सवाल की लिस्ट आपको दे दूंगा। सीबीआई कभी खंडन भी नहीं करती कि ये सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो पूछती है वही सवाल। अब यहाँ पे इस जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की बात हो रही है, तो वो आपको, हम चंद्रयान और गगनयान के बारे में तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियन, अच्छा बताओ फाइनल में किससे जीते और सेमीफाइनल में किससे जीते। ये तो उसी केस के बारे में पूछेंगे ना, तो उस केस के बेसिक सवाल तो आप आपका एनालिसिस मीडिया पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। मीडिया कि हड़बड़ी न ये दिखाएं। सारी थ्योरी लोग प्लान करते हैं और मीडिया उसे प्लेटफॉर्म देती है, और इससे केस भी और प्रभावित इससे होता है। केस कहीं का कहीं चला जाता है। और लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब उस केस का नतीजा आता है तो वही लोग मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि मीडिया एक हर एक के दिमाग में ये बात डाल देता है कि देखो ये तो गैंगरेप है, एक नहीं 10 से 20 लोग। लोगों के ऐसे मेल आते हैं और वो आते हैं कि इसमें ये हर कोई एक्सपर्ट है हमारे यहाँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब जैसे बेसिक है कि शुरू में कहा गया कि जूनियर डॉक्टर के हाथ टूटे हुए हैं, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं है। सेम आपको सुशांत सिंह राजपूत में होगा उसमें कि भी पैर पैर उसका, मुड़े हुए थे हाँ, तो कहा गया पैर टूटा हुआ, टूटा बताया हुआ नहीं है। अब हाथ मोड़ के ऐसे, जब वो बॉडी मिली थी उसकी, तो जो विटनेस थे और जो बताया था उन्होंने, उसके हाथ ऐसे होता है जैसे आप लेटकर आंख पे कई लोग हाथ रख के सोते हैं ताकि रोशनी आंखों में आए, तो उसी पोजीशन में थी। अब कई लोगों ने कहा कि वो हाथ टूटा हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन अब लोग मानेंगे नहीं इसलिए कि भैया वो बताया जा चुका है कि उसके तो हाथ टूटे हुए थे, उसके ये थे। जैसे सुशांत थ्योरी सिंह फैल राजपूत जाती है ना, तो वो दिमाग में बस जाती है लोगों के, दिमाग में बसाना, और फिर तक तो नई नई ठीक है, थ्योरी आती हैं। लेकिन जब उस केस का अंजाम आता है ना, तो जैसे मैं खुद कह रहा हूँ, सीबीआई को भी उस चीज़ों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को यकीन हो चुका है कि ये ऐसा ही है। तो अगर उससे उलट आप अपनी रिपोर्ट देते हैं
इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नहीं मानेगा। और जो लोगों की धारणा है कि नहीं, यही जैसे बेसिक है, सुशांत सिंह राजपूत ने पूरा देश दो हिस्सों में बटा था, खासतौर पर मीडिया। एक कि ये सुसाइड है और एक मर्डर है, यही था। जो सुसाइड मान के चल रहे थे उनकी अपनी थ्योरी थी, जो मर्डर मान के चल रहे थे अपनी तरह। ऐसे ऐसी थ्योरी दी गई। 2-2 साल पुराने वीडियो आए सुशांत सिंह राजपूत के, निकाले गए। यही सब काम है निकालना हम जर्नलिस्ट का पुराना। अब उसमें दिखाया जा रहा है कि देखो सुशांत सिंह राजपूत हंस रहा है। जो आदमी हंस रहा है वो सुसाइड कैसे कर सकता है? 2 साल पहले हंस रहा है वो। एक कोई डायरी आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ये प्लान और चांद पे जमीन लिया, चांद पे उसने जमीन तो जो आदमी जमीन लिया चांद पे और टेलीस्कोप और इतना पढ़ा लिखा है ब्रिलियंट आदमी, वो सुसाइड कैसे कर सकता? एक का आया कि देखो बेड पे उसके पैर टच कर रहे हैं और चेयर है नहीं तो फंदा कैसे लग सकता है। एक आया कि फेब इंडिया का कुर्ता इतना बारीक और हल्का होता है कि उससे फंदा कैसे लगा सकता है। अब ये सारी बकवास चीज़ें हैं। सुसाइड करने वाला आदमी 5 मिनट के अंदर सुसाइड कर सकता है, सोचते, चाहे वो 10 मिनट पहले हंस रहा हो। अब गुरुदत्त ने किया था तो कहाँ कुछ पता चला उसमें, वो भी ऐसा ही था। आदमी सिर्फ हैंग किया कर नहीं, बैठ के और लेट के भी सुसाइड कर सकता है फंदा कस के। यह है, प्रूवन है। फेब इंडिया का कुर्ता, अरे आप पैजामे के नाड़े को भी आप फंदा बना के लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। तो ये अब इसको कौन जाकर सब समझाए, लेकिन धारणा बन गई तो बन गई। लेकिन इससे केस तो सर प्रभावित नहीं होता ना, केस तो अपनी गति से चलता है। प्रभावित होता है, लोगों का दिमाग प्रभावित हो जाता है। फिर उनको समझाना जो है ना आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे आरुषि में आज भी ये मुश्किल है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि माँ बाप कातिल नहीं है। हाँ, कोई नहीं मानने को तैयार, आप किसी से बात कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए एक मेजोरिटी ये भी नहीं मानेगी, जो 2 लोग हैं ना सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड है ही, आज भी नहीं मानते हैं। आज भी आप बात करेंगे तो अब ऐसे केस पे भी 4 साल से, जिसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। अब सीबीआई क्यों नहीं इसका जवाब दे देती? तो सॉल्व कैसे होगा कोई भी केस? सॉल्व कैसे, मतलब सिर्फ इंतजार और सही नहीं सॉल्व हो जाता, बताऊं बहुत सच्चाई से। अभी दिल्ली में हुआ था ना, ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ये यूपीएससी बिल्कुल एस्पिरेंट जो डूबने की वजह से जिनकी जान चली गई। कई दिनों तक खबरें चली। आज आपको याद है कुछ उसमें क्या हुआ? अभी अब आज कितने तो, अंदर थे, कितने आज बाहर तो, आए हैं, आज क्या हुआ? आज उसमें कोई अपडेट ऐसा लगातार अब थोड़े थोड़े करके हम भूल जाएंगे। हाँ, भूल जाएंगे बिल्कुल। अभी कोई एक दूसरी स्टोरी आई है बड़ी, कोलकाता को हम भूल जाएंगे। हम ये भी भूल जाएंगे कि इसमें संजय राय था, रेप था, गैंग रेप था, प्रिंसिपल क्या था, बाकी क्या था, सब भूल जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कैसे वक्त भुलाता है, एक नई कहानी आती है, हमें वो भुलाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं, पीछे की कहानियों को भूल जाते हैं। तो ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, मुझे लगता है 2-4 दिन, शायद ज़्यादा, या 5 दिन, कुछ और आ जाएगा। कोलकाता की कहानी भी भूली बिसरी यादें, और यही होता है और यही होता रहा।